हेलो, मुकेश चंद हियर। आज की पोएम नंबर 4, एन एलिजी रिटिन इन कंट्री चर्चयार्ड से पहले लिखा है फ्रॉम। एक शोक गीत, एलिजी कहते हैं शोक गीत को। एक शोक गीत जो गांव के एक चर्च के अहाते में लिखा गया। उस एलिजी में से, उस शोक गीत में से कुछ पद आपके कोर्स में हैं। वैसे इसमें 24 स्टेंजाज हैं। एक स्टेंजा में 4 लाइन हैं, यू कैन से क्वार्टेंट यानी चौपाई है। 24 हैं, उनमें से ओनली 5, केवल 5 इंटरमीडिएट के कोर्स में हैं। इसमें बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो ये बताती हैं कि जब घड़ी या कैलेंडर नहीं थे तो उस समय कैसे आप काम चलाते होंगे। ये 1771 से पहले लिखा जा चुका है, चूँकि थॉमस ग्रे ने लिखा, और थॉमस ग्रे 1716 से 1771 तक का जीवन उनका रहा है। तो थॉमस ग्रे अपने गांव वालों की याद में इस शोक गीत को लिख रहे हैं, और उसमें आप एक एक लाइन देखेंगे। अब मैं पहली 4 लाइन के बारे में बता रहा हूँ। तो पहली लाइन है, द कर्फ्यू टोल्स द नेल ऑफ पार्टिंग डे। कर्फ्यू की घंटियाँ बजी तो ऐसा लगा जैसे दिन की समाप्ति पर घंटियाँ बजाई जा रही हों। कर्फ्यू की घंटी पुराने समय में चर्च में बजाई जाती थी, ये बताने के लिए कि शाम हो गई है, सब अपने घरों में चले जाएं, और घर के बाहर जो आग है उसको बुझा दें, क्योंकि जंगली जानवर भी आते हैं और रात में आंधी तूफान आए तो घरों में आग ना लगे, इसलिए चर्च में ये घंटी बजाने का प्रचलन था, एक ट्रेडिशन था, पहले सिस्टम था। नेल का मतलब है मृत्यु की घंटियाँ। तो चर्च में घंटी बजी कर्फ्यू की, लेकिन ऐसा लगा जैसे दिन की मृत्यु पर घंटी बजाई जा रही हो, ये लेखक कहना चाहता है। इसका मतलब क्या है कि शाम का समय है। द लोइंग हार्ड विंड स्लोली ओवर द ली। और अब दिन भर चरागाहों में चरने के बाद जो जानवर हैं वो भी वापस अपने घरों को, अपने बाड़ों को लौट रहे हैं। द प्लोमैन होमवर्ड प्लॉट्स इज वेरी वे। और किसान दिन भर खेतों में हल चलाने के बाद थक कर वापस अपने घरों को लौट रहे हैं। इसका मतलब भी यही है कि शाम हो गई है, हो गई है, रात होने वाली है। तो कुछ लाइन जो बच गई हैं उसे देखिए एक बार। जैसे मैंने बताया, द प्लोमैन होमर्स प्लॉट्स इज वेरी वे, कि दिन भर हल चलाने के बाद किसान भी वापस अपने घरों को लौट रहे हैं। और आखिर में लिखा है, अंतिम पंक्ति में है, एंड लीव्स द वर्ल्ड डार्कनेस एंड टू मी। और इस संसार को और मुझे अंधेरे में छोड़कर सब जा रहे हैं। इसका मतलब है कि धीरे धीरे अंधेरा होता जा रहा है। अब इसके बाद कुछ कट लगे हैं पोएम में, इसका मतलब बीच में की जो लाइन थी वो आपके कोर्स में नहीं है। अब बाकी उसके बाद लिखी है, बीनीथ दोज रग्ड एल्म दैट ये ट्रीज सेड, वेयर हीव द टर्फ्स इन मैनी ए मोल्डरिंग हीप, ईच इन हिज नैरो सेल फॉर एवर लेड, द रूड फॉर फादर्स ऑफ द हैमलेट स्लीप। कहते हैं कि ये बड़े बड़े जंगली जो पेड़ हैं, विशाल वृक्ष हैं जो बहुत बड़े हैं। विनीत का मतलब इन अंडर द, विनीत का मतलब है अंडर, यानी कि बड़े बड़े विशाल वृक्ष जो हैं, इन वृक्षों के नीचे ये एल्म और ये जो हैं ये वृक्षों के नाम हैं, विशेष प्रकार के बड़े वृक्ष हैं, जंगली सदाबहार के पेड़ भी हो सकते हैं। वेयर हीव द टर्फ इन मैनी मोल्डरिंग वी, यानी इन बड़े बड़े विशाल वृक्षों के नीचे जो बहुत पुराने पेड़ हैं, दूर दूर तक कुछ मिट्टी के ढेर नज़र आ रहे हैं। अर्थात मिट्टी का ढेर का मतलब है कब्र है बनी हुई, और कब्र भी बहुत पुरानी है। घास जमकर मिट्टी चटक गई है, यानी बहुत पुरानी पुरानी कब्रें मुझे इन पेड़ों के नीचे नज़र आती हैं। और ईच इन इज नैरो सेल फॉर एवर लेट, और अपनी पतली पतलियाँ कोठरियों में, प्रत्येक छोटी छोटी कोठरियों में, अर्थात अपनी कब्रों में, द रूड फॉर फादर्स ऑफ द हैमलेट स्लीप, गांव वालों के पूर्वज सदा सदा के लिए लेटे हुए हैं, सदा सदा के लिए सोए हुए हैं। ये इन 4 लाइन में बताया। अर्थात वह कब्रिस्तान में ही बैठा हुआ है और उनमें उनके गांव वाले के जो जो पूर्वज हैं वो उनमें दफनाए हुए हैं।
इसके बाद जो 4 लाइन हैं, ऐसे ही जैसे पहली 4 लाइन थी, बिल्कुल उसी तरह की 4 लाइन यहाँ बताई गई हैं। उन 4 लाइनों में ये बताया गया है कि वो तो शाम का समय था, सुबह का समय कैसा है, अर्थात उस समय में जब अलार्म नहीं हुआ करते होंगे तो लोग कैसे जागते होंगे, तो लोगों को जगाने के क्या सिस्टम था, ये लेखक ने अपनी भाषा में बताया है। देखिएगा क्या लिखा। द ब्रीजी कॉल ऑफ द इंसेंस ब्रीदिंग मॉर्न, द स्वेलो ट्यूटिंग फ्रॉम द स्ट्रॉबिल्ड सेड। सुबह के समय चलने वाली ठंडी जो सोने वालों को एक बार अवश्य जगाती है। सुबह चलने वाली जो हवा है वो अब जगाती अवश्य है। और कौन? द स्वेलो ट्विटरिंग फ्रॉम द स्ट्रॉबिल्ड सेड, और सुबह के, और जो अबाबील नामक एक पक्षी है जो अपने घोंसले से प्रायः तेज आवाज़ में बोलता है। या द कुक्स श्रिल क्लैरियन ऑन द इकोइंग हॉर्न, या मुर्गे की तीव्र बाग जो सुबह के समय मुर्गा बोलता है। ये सब बातें उस बात का संकेत है कि अब सुबह होने वाली है, कृपया आप जग जाएं। एक और बात इसमें बताई गई है, इकोइंग हॉर्न, सींग का बना हुआ बाजा। ये उस समय का ये बताया गया है, उस समय में सींग का बना हुआ बाजा शिकारी प्रयोग करते थे, वो भी सुबह सुबह उसको बजाते थे, जिससे वो शिकार करने में उनको सफलता मिलती थी। ये 3-4 चीज़ें बताई गई हैं कि ये सब की सब चीज़ें सुबह के सुबह जगाने के लिए होती थी या किसी को जगाते थी। बट नो मोर शैल राउज देम फ्रॉम देयर लवली बेड, लेकिन जो लोग अपनी कब्र में सो चुके हैं, जो सदा सदा के लिए कब्र में लेटे हुए हैं, उनको भी ये चीज़ें कभी जगा नहीं सकती। मुर्गे की बाग, या तीव्र अबाबिल बोलता पक्षी, या हवा, या सींग का बाजे की आवाज़, ये कोई भी चीज़ अब उन्हें नहीं जगा सकती जो सदा सदा के लिए सो गए हैं। अर्थात पूर्वजों के बारे में ये बात बताई गई है। इसके बाद फिर आपकी जो पोएम है, बीच में लाइन के जो स्टंजाज हैं वो नहीं रहे हैं, और बाद में 2 स्टंजा और लिए हैं। ये 2 स्टंजा इंटरमीडिएट एग्ज़ामिनेशन के लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। इन्हें देखेंगे ज़रा ध्यान से, एक बार फिर से आप अपनी लाइन देखेंगे तो यहाँ पर आपका हो गया नंबर 4 आपकी बुक के अनुसार। देखिएगा, लेट नॉट एम्बिशन मोक देयर यूजफुल टोयल। यहाँ कुछ संकेत है, लेखक कहना चाहता है, जो थॉमस ग्रे हैं, कवि का कहना ये है, कुछ जो दुनिया में सब तरह के लोग हैं, कुछ अमीर हैं कुछ गरीब हैं, उनको लेखक सचेत करने के लिए एक तरह की चेतावनी देना चाहता है कुछ बात बता करके। तो क्या चेतावनी है? लेट नॉट एम्बिशन मोक देयर यूजफुल टोयल। ए महत्वाकांक्षी लोगों, एम्बिशन का मतलब है यहाँ एम्बिशियस पर्सन्स। ए महत्वाकांक्षी लोगों, आप गांव वालों के मेहनतकश जीवन पर घृणा से मत हंसो, उनकी मजाक मत बनाओ। ये उनको एक तरह का चेतावनी है कि ऐसा नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? देयर होमली जॉयज एंड डेस्टिनी ऑब्सक्योर। ये बात सही है कि गाँव वालों के मनोरंजन के साधन बहुत कम थे, और उनका जो भाग्य था या उनका जो डेस्टिनी थी, उनकी जो दुर्भाग्य कह लीजिए, भाग्य बड़ा स्पष्ट था, यानी उनके भाग्य में बहुत कुछ नहीं था। नोर ग्रैंडोर हियर विद ए डिस्डेनफुल स्माइल। और शान शौकत से रहने वाले लोगों, आप भी उन पर अपनी घृणापूर्वक हंसी मत डालो, अर्थात घृणा से उन गांव वालों के ऊपर मत हंसो। किस बात के लिए? द शॉर्ट एंड सिंपल एनाल्स ऑफ द पुअर, क्योंकि गांव वालों का जो इतिहास है वो बहुत छोटा सा है, और बहुत छोटा सा के साथ साथ वह बहुत साधारण है। यस, अब आपका लास्ट पैराग्राफ है, और वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको भी आप अंडरलाइन करके लिखें, बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है, स्टेंजा है। द बोस्ट ऑफ हेरल्डी, द पोम्प ऑफ पावर। उच्च कुल में जन्म लेने की डींग या शक्तिशाली होने का घमंड। लोगों को लेखक ने फिर से, कवि एक बार सबको चेतावनी देना चाहता है, सलाह के रूप में सलाह भी देना चाहता है कि व्यक्ति अगर बहुत उच्च कुल में कुलीन तंत्र है, कुलीनवादी हैं,
उच्च कुल में जन्मे हैं तो इस बात की बड़ी शेखी बघारते हैं, या द पोम्प ऑफ पावर, या शक्तिशाली होने का उन्हें बड़ा गर्व है। ऐसे लोगों को गर्व नहीं करना चाहिए, कहना ये चाहते हैं। एंड ऑल दैट ब्यूटी ऑल दैट वेल्थ एवर गेव, या अगर किसी वजह से किसी को परमेश्वर ने सुंदरता प्रदान की है या किसी को बहुत धन प्रदान किया है, मिल गया है, अवेट्स अलाइक द इनएविटेबल आवर। लेखक ये कहना चाहता है कि उच्च कुल में जन्म लेने से या शक्तिशाली होने से कोई घमंड करने की बात नहीं है। क्यों नहीं करना चाहिए ये बता रहे हैं। अमीर हो, गरीब हो, सुंदर हो, बदसूरत हो, शक्तिशाली हो, राजा हो या फ़कीर हो, सबके सब एक ही समय के इंतज़ार में रहते हैं। लिखा है अवेट्स अलाइक द इनएविटेबल आवर, एक अवश्यंभावी समय के इंतज़ार में रहते हैं, प्रतीक्षा में रहते हैं, अर्थात सबको एक ही समय के अनुसार सबको एक ही जगह पर जाना है। द पाथ ऑफ ग्लोरी लीड्स बट टू द ग्रेव, ये शान का, ये यश का जो रास्ता है, सब के सब रास्ते कब्र के अलावा और कहीं समाप्त नहीं होते। लेखक कहना चाहता है कि सभी लोगों का एक सार्वजनिक सत्य है और वह सत्य है मृत्यु, अर्थात डेथ इज सर्टेन, मृत्यु निश्चित है। इट कैन नॉट बी अवॉइड, इससे हम बच नहीं सकते। इनएविटेबल है, ये अवश्यंभावी है। इसलिए फिर हम किस बात पर घमंड करते हैं, किस बात पर गर्व करते हैं। तो लेखक की ये चेतावनी है कि हमें किसी भी प्रकार से गर्व नहीं करना चाहिए, घमंड नहीं करना चाहिए, अभिमान इसको कहते हैं, क्योंकि सबके सबको एक ही समय में एक ही तरह से सबकी का अंत होना है। मृत्यु निश्चित है, इससे कोई बच नहीं सकता। तो ये थी आपकी एलिजी, बहुत शॉर्ट करके मैंने समझाने का प्रयास किया है, वैसे बहुत बड़ी है। थॉमस ग्रे की पोएम इम्पोर्टेंट है। अब अगली पोएम में हम मिलेंगे। इससे पहले मैंने 3 पोएम पढ़ा दी हैं, अगर किसी ने ना पढ़ी हो तो उसे देख लिए, और कृपया आप सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगली पोएम का आपको पता चलता रहेगा मैं क्या क्या चीज़ डाल रहा हूँ। ओके।